हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे, अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह भारतीय भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि के साथ साथ व्यवहार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कोई भी अछूता नहीं है। चाहे वो कैंडिडेट्स भारत का नागरिक तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन क्लाइमेट जैसे चैप्टर से वो अछूता नहीं है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले प्लीज मित्र, आप लोगों से मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज मैं आपको बताऊंगा भारत की जलवायु। तो सबसे पहले मैं जलवायु बताने से पहले देखिए, आपको इसमें भारत की जलवायु के साथ साथ कुछ लॉजिक हैं इसके वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटिव। जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो लॉजिक हैं उन्हें आप नहीं समझेंगे, तब तक आप इंडियन ज्योग्राफी को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। जो क्लाइमेट वाला चैप्टर उसको ठीक तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक शब्द है जलवायु, जलवायु आपका भारत की जलवायु के लिए प्रयोग किया जाता है और विश्व की जलवायु के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जलवायु कहती किसे हैं। लेकिन जलवायु को समझने से पहले, जलवायु को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि मौसम किसे कहते हैं, क्योंकि जलवायु का ही भाग एक छोटा सा पार्ट है मौसम। मौसम को समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने मौसम को समझ लिया तो बड़े आसानी से आप जलवायु को समझ ले जाएंगे, क्योंकि मौसम का ही विस्तृत रूप जलवायु कहलाता है। क्योंकि मौसम का ही एक विस्तृत रूप होता है जो एक लंबे समय का एक एवरेज टाइम होता है, उसे ही हम जलवायु कहते हैं। तो सबसे पहले हमें मौसम को समझना जरूरी होगा, क्योंकि मौसम एक परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है, अल्पकालिक होता है। तुमने देखा होगा सुबह का मौसम कुछ अलग है, बरसात हो रही है, या सुबह सर्दी का मौसम है, दोपहर में धूप का मौसम है, शाम को बरसात का मौसम है। मतलब मौसम की तरह मौसम है। एक गाना भी तो फिल्म में, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो मौसम कैसा है? परिवर्तनशील है। कैसा है? परिवर्तनशील। मतलब मैं आपको गाना सुनाने का मेरा टारगेट नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मौसम होता है वो परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। तो इसीलिए तो उस गाने में जो वर्ड प्रयोग किया गया है कि मौसम की तरह, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। तो इसके लिए मतलब मौसम कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। तो मित्र, आइए इसका हम अध्ययन करते हैं ठीक तरीके से। हाँ, तो मित्र, मैं आपको बता रहा था कि जो जलवायु है वो मौसम का ही विस्तृत रूप है। तो सबसे पहले हम लोग मौसम के बारे में अध्ययन करेंगे। मौसम किसे कहते हैं? तो आप लिखिए, पहले इसकी परिभाषा लिखिए। मौसम, वेदर, मौसम कहते किसे हैं? मौसम कहते किसे हैं? लिखिए इसमें, किसी समय, किसी समय, किसी स्थान, पहले आप लिख लीजिए, पर वायुमंडल की, वायुमंडल की भौतिक दशाएं, की भौतिक दशाएं, की भौतिक दशाएं। देखिए मित्र, किसी समय, जैसे आज का समय, आज का समय, एक महीने का समय, एक सप्ते का समय, मतलब किसी समय, किस स्थान, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस टाउन में, जिस विलेज में, जिस सिटी में आप रहते हैं, किसी स्थान पर वायुमंडलीय, वहां का जो वायुमंडल होता है, वायु का जो आवरण होता है, वायुमंडल की भौतिक दशाएं, वायुमंडल की कैसी दशाएं? भौतिक दशाएं मौसम कहलाती है। मौसम कहलाती हैं। यह परिवर्तन
यह परिवर्तनशील व अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक होता है। कैसा होता है मित्र? यह परिवर्तनशील और अल्पकालिक होता है। आप नोट करिए इसको। यह कैसा होता है मित्र? परिवर्तनशील व अल्पकालिक होता है। मतलब यह 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद क्रम से बदलता रहता है। कैसा होता है? बदलता रहता है। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, भौतिक दशाएं। भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं किसे कहते हैं? भौतिक दशाएं। भौतिक दशाओं का मतलब होता है वायुमंडल में जो भी घटनाएं घटती हैं, वायुमंडल में जो भी घटनाएं घटती हैं, जैसे तापमान, शीतकाल, वर्षा, आर्द्रता, पवनें। जैसे तापमान, शीतकाल मतलब ठंड का मौसम, वर्षा, आर्द्रता, पवनें, बादल, आदि। बादल आदि। तो भौतिक दशा में क्या सम्मिलित होता है? तापमान सम्मिलित होता है, शीतकाल, वर्षा, आर्द्रता, पवनें और बादल आदि शामिल होते हैं। तो जो किसी समय किसी स्थान पर वायुमंडल की भौतिक दशाएं, जैसे वायुमंडल की भौतिक दशा में तापमान, शीतकाल, वर्षा, आर्द्रता, पवनें, बादल आदि, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? मौसम कहा जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसी से मैं बताऊंगा, इसी परिभाषा में से निकाल करके, कि जलवायु किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं। आप पहले इसको नोट करिए। देखिए, अब मैं बताऊंगा क्लाइमेट किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? क्लाइमेट, जलवायु किसे कहते हैं? तो इसमें लिखिए किसी क्षेत्र, किसी क्षेत्र, क्षेत्र में एक देश भी हो सकता है मित्र, एक महाद्वीप भी हो सकता है। किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का मतलब होता है कि कम से कम भौतिक भाषा में, भौगोलिक भाषा में कम से कम 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। आप इसको याद रखेंगे, कितना? 30 वर्ष। कितना मित्र? 30 वर्ष। दीर्घकालीन मतलब 30 वर्ष का औसत, का औसत। इसमें किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम का औसत, मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। जलवायु कहलाता है। आप फिर समझिए एक बार। मौसम तो आप समझ गए। मौसम होता है वो परिवर्तनशील होता है और अल्पकालिक होता है। उसमें कौन कौन से फैक्ट थे वो आपको क्लियर करा दिए मैंने। इसके बाद उसी से हम बनाते हैं क्लाइमेट की डेफिनेशन। किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम का औसत। कोई क्षेत्र है, जैसे मान के चलिए आपका उत्तर प्रदेश है या पूरा देश है, भारत है, उसका जो 30 साल का एक एवरेज मौसम रहा होगा,
क्या क्या रहा होगा, एक एवरेज मौसम रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो आप इसे नोट करिए। यदि आप दूसरी भाषा में इसको नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है किसी स्थान या प्रदेश, किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय की पवन की दिशा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बादल आदि समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। आपको लगभग क्लियर हो चुका होगा। मतलब यह है, कोई स्थान है, स्थान में आप प्रदेश ले सकते हैं, क्षेत्र ले सकते हैं, देश ले सकते हैं, उसमें लगभग 30 साल तक उसमें जो भी वायुमंडलीय घटना घटती हैं, उसमें जो भी वायुमंडलीय घटना घटती हैं, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, वर्षा, बादल, उसका जो एवरेज होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो आप इसे नोट करिए। अब हम लोग आते हैं भारत की जलवायु पर। किस पर आते हैं मित्र, भारत की जलवायु पर। नोट कर लीजिए आप। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु देखिए, भारत की जलवायु को समझने से पहले हमें सबसे पहले भारत की यह कंडीशन देखनी होगी कि भारत अपने ग्लोब पर किन किन अक्षांशों में स्थित है और किस दिशा में स्थित है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्लोब बनाना होगा अपने बोर्ड पर। आप भी मेरे साथ बनाइए। मित्र, आपसे मैंने बार बार यह कहा है कि यदि आपको भारतीय ज्योग्राफी अच्छा करना है, आपने जो सपना देखा है उसे पूरा करना है, तो आपको मैं जो बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना होगा। आप सबसे पहले मैं जो पढ़ाऊं उसे, मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए आप उसे बखूबी नोट करते जाएं। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपके ब्रेन में ये सब चीज एंट्री नहीं करेंगी। यदि आप इस तरह से करते हैं, नोट करते हैं और महीने में 1 से 2 बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, तो मैं जानता हूं आप आराम से, ये आपके ब्रेन में बहुत आराम से बैठ जाएगा। तुमने देखा होगा जो आपका नजदीकी होता है, मैं हालांकि किसी की तरफ इंगित नहीं कर रहा हूं, उसे आप बार बार देखते हैं, बार बार मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, घूमने जाते हैं साथ, जो भी है घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, इंटरेस्टिंग करते हैं, जो भी है, उसका जो चेहरा है वो आपके ब्रेन में 24 आवर घूमता रहता है। इसी तरीके से ये जो स्टडी होती है, अध्ययन एक ऐसी फ्रेंड है जो यदि आप जिसको जितना अपने नजदीक लेकर के आओगे वो उतनी तेजी के साथ आपके साथ नजदीक आएगी। ये कभी दूर भागने वाली फ्रेंड नहीं है और ना ही कभी धोखा देने वाली है। तो यदि आप, मैं बताता हूं उस तरीके से नोट्स बना करके अध्ययन करेंगे तो मुझे विश्वास है आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ग्लोब बनाना पड़ेगा। आप ग्लोब बनाइए। ये मित्र ग्लोब है, पृथ्वी अपनी। इसके बीच में ये जो रेखा है ये 0 अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 अक्षांश रेखा है।
इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ये जीरो अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो साउथ होती है इसे मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, कितना मित्र? 66.5 डिग्री, इसे आर्कट्रिक वृत्त कहते हैं। ये नॉर्थ में है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री जो साउथ है इसे अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। यह आपको क्लियर हो चुका होगा। यह आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि आप थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में, इन अक्षांश के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान होगा। मैं केवल यहां पर भारत की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले यह देखिए हमारा भारत कहां पर है। तो आपने पढ़े होंगे हमारा भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्वी किधर है? उत्तर पूर्व की तरफ है। कितना किधर है? उत्तर पूर्व की तरफ है। और हमारे भारत से कर्क रेखा उसके मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मध्य से गुजरती है। कहां पर है हमारा भारत? ये लाइन इस तरीके से खींचेंगे तो उत्तर है और पूर्व है, तो उत्तर पूर्व में हमारा भारत स्थित है। तो यहां अपना भारत बनाते हैं हम। आप भी मेरे साथ इस तरीके से मैप बनाएं। इस तरीके से भारत है। तो हम पहली कंडीशन, हमारा जो भारत है ग्लोब पर, वह कहां पर है? उत्तर पूर्व में है। कहां पर है? उत्तर पूर्व में है। इसके मध्य से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है मित्र? कर्क रेखा गुजरती है। आपने देखा होगा हमारा सूर्य हमेशा इन दो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में से ही चमकता है। हमारा जो सूर्य है वो केवल कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में ही चमकता है। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ ही चमकता है। और यहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कैसी मित्र? उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल कैसी जलवायु पाई जाती है? ट्रॉपिकल जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहां पर पाई जाती है क्योंकि सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत पड़ती हैं। तो इस क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक वर्षा भी होती है। अधिक गर्मी पड़ती है इस क्षेत्र में और अधिक वर्षा भी होती है। तो यहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो हम यहां पर देखेंगे इसके जस्ट ऊपर हम लोग जाएंगे, कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे। कर्क रेखा और आर्कट्रिक वृत्त के बीच में, कर्क रेखा और आर्कट्रिक वृत्त के बीच में यहां पर दोनों गोलार्ध में यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है मतलब टेम्परेट। टेम्परेट क्लाइमेट पाई जाती है यहां पर
शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो मित्र देखिए, यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। हमारे भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, पहला क्वेश्चन ये है मेरा। आप यहां इस बोर्ड पर देख के बताएंगे कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसके साउथ वाला कर्क रेखा से नीचे वाला जो भाग है उसे साउथ कहते हैं, प्रायद्वीप भारत कहते हैं। यहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और कर्क रेखा से उत्तर की ओर आप देखेंगे तो वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, मतलब टेम्परेट जलवायु पाई जाती है। तो क्या आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि भारत में ये दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय? लेकिन मित्र ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भारत में दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, नहीं। भारत में केवल उष्ण कटिबंधीय और प्लस मानसूनी, इन दोनों के बारे में बताऊंगा मैं भी, डोंट माइंड, इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि भारत में केवल उष्ण कटिबंधीय प्लस मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमारे इंडिया में उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों नहीं पाई जाती, जबकि हमारा भारत का उत्तर का जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, फिर भी हमारे देश में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती। उसका कारण मित्र यह है कि आपने देखा होगा कि भारत के उत्तर में ये हिमालय है। क्या मित्र, ये हिमालय है। भारत के उत्तर में क्या है मित्र, ये हिमालय है। कंसेप्ट समझिए मित्र, हिमालय है, विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां हमारे भारत में, मतलब हिमालय में पाई जाती हैं। यदि उत्तर से, मतलब आर्कटिक वृत्त से जो भी ठंडी हवाएं होती हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि सूर्य केवल इन दो अक्षांशों के मध्य ही रहता है, कर्क रेखा और मकर रेखा, यह ऊपर नहीं जाता है। हमारा सूर्य ऊपर नहीं जाता है, ना तो नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, ना ही साउथ पोल की तरफ जाता है। हमारा सूर्य इन दो अक्षांशों के बीच ही रहता है। तो यहां से जो शीत लहरें हैं, आर्कटिक वृत्त से जो भी शीत लहरें हैं, वो जब चलती हैं तो हमारे इधर से हिमालय की तरफ टकराती हैं। ये शीत लहरें हैं मित्र, ये शीत लहरें हैं, ये क्या करती हैं, हिमालय से टकराती हैं, और हिमालय इनके मार्ग में अवरोध का कार्य करता है, मतलब रोक लेता है। क्या कर लेता है, रोक लेता है। और ये शीत लहरें हैं, ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती, ये एंट्री नहीं कर पाती, शीत लहरें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इसी कारण आपने देखा होगा कि भारत में हमेशा उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आप इसे नोट करिए फास्ट। तो मित्र, ये आपके टॉपिक, मतलब पॉइंट क्लियर हो चुका होगा इस पॉइंट के बारे में कि हमारे भारत में केवल उष्ण कटिबंधीय ही जलवायु पाई जाती है। उसका कारण क्या होता है कि हिमालय जो होता है, हिमालय है वो शीत जो लहरें हैं उनको एंट्री करने से भारत में रोक लेता है, और जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की जो पवनें होती हैं वह भारत में, संपूर्ण भारत में प्रवेश कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं, संपूर्ण भारत में प्रवेश कर जाती हैं। तो भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, पहला पॉइंट तो ये निकल के आ गया। तो भारत में सबसे पहले कैसी जलवायु पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके बाद देखा होगा मित्र, इसमें एक शब्द और जुड़ता है, मानसूनी। कैसा, मानसूनी शब्द जुड़ता है। मानसूनी का मतलब यह होता है कि हमारा जो भारत है, भारत के चारों तरफ हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, इधर इंडियन ओशन का एक पार्ट है बंगाली खाड़ी, इधर अरबियन सी है। यद्यपि ये हिंद महासागर का ही भाग है, बंगाली खाड़ी और अरब सागर। आपने देखा होगा कि जब गर्मी पड़ती है तो जो स्थल होता है बहुत तेजी के साथ गर्म हो जाता है। जैसे मान के चलिए ये स्थल है और ये जल है, जब धूप पड़ती है टेम्परेचर बढ़ता है वायुमंडल का, तो पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। जल की कंडीशन क्या है कि जो जल होता है यह देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, लेकिन जो स्थल होता है यह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जब टेम्परेचर अधिक होता है तो यहां पर यह क्या होता है कि जो विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं, यहां पर लो प्रेशर पैदा हो जाता है।
मतलब वायुदाब कम हो जाता है। स्थल पर क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है, तो जो जल है, समुद्र है या ओशियन है, वहां से हवाएं, सी मतलब हवाएं, नमी भरी हवाएं, वो स्थल की ओर चलने लगती हैं। इस तरीके से स्थल की ओर चलने लगती है। और जब जल गर्म होता है तो वहां पर वायुदाब कम हो जाता है, फिर ये हवाएं क्या करती हैं, इसके विपरीत चलने लगती हैं। तो आपने देखा होगा हमारे भारत में 6 महीने जो हवाएं हैं वो जल से स्थल की ओर चलती हैं। क्या चलती हैं, जल से स्थल की ओर चलती हैं, और 6 महीने हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। तो इसी कारण हमारे इनका क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, मानसून कहते हैं। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है, मानसूनी प्लस मानसूनी। ये मित्र आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर आपका एक लॉजिक में पूछ लिया जाए कि आप ये बताइएगा कि भारत 2 जलवायु वाला क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय वाला और उष्ण कटिबंधीय वाला, तो हमारे देश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों नहीं पाई जाती, उसका इसके बारे में आपको बता चुका हूं। आप एक दो बार अपनी भाषा में उसे लिख भी सकते हैं। मैंने अगर बोर्ड पर नहीं लिखा है, उसे अपनी भाषा में आप लिख भी सकते हैं। तो आप नोट करिए, अब मैं लिखाऊंगा आपको भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अभी भारत की नहीं, केवल जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्ट हैं। तो इसके लिए मित्र एक फॉर्मूला है, उसे आप याद रखिए। लैंड्स फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म्स। इस फॉर्मूले को याद रखिए। ये कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। आप इस ट्रिक को याद रखिए कि जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट प्रभावित करते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, लैंड फॉर्म्स। इसको आप याद रखिए। अब मैं इनके बारे में विस्तृत रूप से बताता हूं, जरा देखिए। एल का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है। इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले जो होता है लैटिट्यूड, क्या होता है लैटिट्यूड। एल का मतलब क्या होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। मित्र आपने देखा होगा अक्षांश शुद्ध वर्तनी, जैसे हमारा भारत है, आपने देखा कि जो विषुवत रेखा होती है वहां का अक्षांश, उस अक्षांश पर जलवायु कुछ अलग पाई जाती है। कर्क रेखा की तरफ जाते हैं, वहां पर कुछ डिफरेंस पाई जाती है। विषुवत रेखा की ओर जो भी कंट्री है वहां पर लोग टेम्परेचर अधिक होने के कारण लोग काले होते हैं। जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे, साउथ इंडिया में अधिकांश लोग काले मिलेंगे। और जैसे हम नॉर्थ की तरफ आएंगे, कर्क रेखा की तरफ आएंगे, वहां पर इतने लोग काले नहीं मिलेंगे। और जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कर्क रेखा से ऊपर निकलेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, तो वहां पर लोग, वहां की जलवायु डिफरेंस होती है, अलग हो जाती है। कैसी हो जाती है, अलग हो जाती है। तो वहां पर लोग गोरे मिलेंगे। इसके बाद हम लोग यदि हिमालय पार करते हैं, चीन की तरफ जाएंगे या रूस की तरफ जाएंगे, मंगोलिया की तरफ जाएंगे, तो वहां पर लोग और गोरे मिलेंगे।
तो क्लाइमेट पर अक्षांशों का अलग अलग इफेक्ट होता है। आपने देखा ग्लोब पर विषुवत रेखा पर अलग इफेक्ट होता है, इसके बाद कर्क रेखा पर अलग इफेक्ट होता है, आर्कटिक वृत्त पर अलग होता है और नॉर्थ पोल पर अलग होता है। इसी तरीके से साउथ पोल पर ही कंडीशन यही सेम लागू होती है। तो अक्षांश होते हैं वो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, अक्षांश हमारी जलवायु को निम्न प्रकार प्रभावित करते हैं। जो मैंने आपको बताया उसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका मतलब होता है एटीट्यूड, मतलब ऊंचाई। मित्र, ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। जो ऊंचाई होती है वह भी जलवायु को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ इंडिया है, जहां गंगा यमुना का दुआब है, वहां की जलवायु अलग है। लेकिन जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जैसे पहाड़ों पर जाएंगे, तो वहां का मौसम बदल जाता है। वहां की जो मौसम होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाती है। तो जो ऊंचाई होती है वह भी हमारी वायुमंडल मतलब वायु को, जलवायु को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद होता है एन। एन का मतलब होता है नियरलेस, लेस ऑफ सी, फ्रॉम सी, फ्रॉम सी, मतलब समुद्र से नजदीकता। मतलब आपने एक चीज देखा होगा कि भारत के जो भी स्टेट है जो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, मतलब समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं, चाहे बंगाली खाड़ी से बनाएं या अरब सागर से बनाएं या हिंद महासागर से बनाएं, वहां की जलवायु में बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है। आपने वैसे भी देखा होगा कि भारत एक ऐसा देश है, मार्सलैंड एक भूगोलवेत्ता थे, मार्सलैंड एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने यह बताया था कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विश्व की लगभग लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मार्स एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने यह बताया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर विश्व की लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मेरा मतलब जो है, समुद्र के किनारे जो भी स्टेट हैं वहां की जलवायु बिल्कुल अलग होती है। तो जो समुद्र का किनारा है, समुद्र है, वह भी हमारे जलवायु पर इफेक्ट डालता है, उसका वह भी एक कारक है। तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद डी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड्स मतलब पवन की दशा, पवन की दिशा। पवन की दिशा हमेशा जलवायु को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा गर्मियों के समय में हमारे भारत में पश्चिम की तरफ से हवाएं चलती हैं। कैसे चलती हैं? पश्चिम की तरफ से हवाएं चलती हैं। और जाड़ों के समय में पूरब मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं चलती हैं। तो जो विंड्स की दशा होती है वह भी हमारी भारत की जलवायु होती है, उसको इफेक्ट डालती है, वह भी प्रभावित करती है। तो आप लिख सकते हैं इसमें। मित्र, जो आपको यह लिखना है मेन के बारे में, केवल जो मेन फैक्ट है वही बताता जा रहा हूं। उसके बाद फॉरेस्ट, जंगल, जहां पर घने जंगल होते हैं मित्र, वहां की जलवायु हमेशा नम रहती है, एकदम क्लियर है। ओशियन, ओशियन को तो महासागर, महासागर। मैंने आपको बताया जैसे ये स्थल है और यहां जल है, ये ओशियन है। वही फॉर्मूला है इसमें कि यह टेम्परेचर बढ़ता है तो स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है स्थल में, तो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन जल क्या होता है, देर में गर्म देर में ठंडा होता है। जब तक ये गर्म होता है तो यहां का टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहां पर लो प्रेशर हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है, तो यहां से हवाएं वो इधर चलने लगती है। जब ये गर्म होता है तो यहां पर टेम्परेचर, वायुदाब कम हो जाता है, यहां टेम्परेचर वायुदाब यहां पर कम हो जाता है, तो यहां से जो लैंड की तरफ से हवाएं इधर चलने लगती हैं। तो ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है, ओशियन, महासागर। उसके बाद है रेनफॉल, मतलब वर्षा। वर्षा भी हमारे मौसम को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि जहां वर्षा अधिक होती है समय के अनुसार, वहां फसलें वगैरह सब कुछ अच्छी होती है, खुशहाल जीवन होता है। उसके बाद माउंटेन, पर्वत।
पर्वत में आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपके सामने हिमालय का उदाहरण दिया है। ये भी हमारे क्लाइमेट को बहुत प्रभावित करता है। यदि शीतलहरें हमारे इंडिया में प्रवेश कर जाएं तो हमारे देश में जो फसलें हैं वो बहुत उन पर इफेक्ट पड़ेगा, मानव की जनजाति पर प्रभाव पड़ेगा, जनजीवन तस्त हो जाएगा। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पर। और उसके बाद सॉइल मतलब मृदा, मृदा से भी हमारे क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ता है। तो आप इसे नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद बताऊंगा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। हार्डिंग बनाइए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। सबसे पहले वही है, सबसे पहले वही है अक्षांश। अक्षांश, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, अक्षांश का मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड। आपने देखा होगा कि भारत लगभग 30 देशांश अक्षांशों के मध्य स्थित है। कितना? लगभग 30 अक्षांशों के मध्य स्थित है। भारत कितने अक्षांशों के मध्य है? 30 अक्षांशों के मध्य स्थित है। मित्र नोट करते जाइए, हमारा जो भारत है वो लगभग 30 अक्षांशों के मध्य स्थित है। आपने देखा होगा कि जो चेन्नई के पास का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट के समथिंग है, वहां की जलवायु अलग है। और कर्क रेखा तो 23 डिग्री है, वहां की जलवायु अलग है। और जैसे हम जम्मू कश्मीर या लद्दाख में जाएंगे वहां की क्लाइमेट अलग है। तो ये सब क्या है? जो अक्षांश होते हैं वो भी भारतीय जलवायु पर इफेक्ट डालते हैं, ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद जो दूसरा है पर्वत मतलब माउंटेन। माउंटेन, माउंटेन में देखा होगा मित्र, जैसे हिमालय पर कुछ अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो पश्चिमी घाट है वहां पर कुछ अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, पूर्वी घाट है वहां पर अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, नीलगिरी पर कुछ अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सतपुड़ा, विंध्याचल और पूर्वांचल की पहाड़ियों पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसका कारण क्या है? प्रमुख पर्वत होते हैं। क्या होते हैं मित्र? पर्वत होते हैं। तो अपनी भाषा में आप लिख भी सकते हो। जैसे देखा होगा आपने, ये मान के पर्वत है, ये क्या मित्र? पर्वत है। पर्वतों में जैसे कोई हवा है इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से, तो जो अपने साथ लाए हुए जल को केवल यहां बरसा देगी, इस क्षेत्र में वर्षा कर देगी और वर्षा करके सीधी निकल जाएगी इस तरीके से। लेकिन ये वर्षा यहां नहीं करेगी, यहां पर वर्षा नहीं होगी। ये आपका क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। जब तो आपने देखा होगा मित्र, मुंबई और पुणे बिल्कुल पास पास में है, लेकिन मुंबई इधर साइड है, पुणे इस साइड है। मुंबई में वर्षा होती रहती है लेकिन पुणे में वर्षा नहीं होती है। उसका कारण क्या है कि जो पुणे है वह मोस्टली वृष्टि छाया प्रदेश के तहत आता है, जबकि जो मुंबई है वो वृष्टि छाया प्रदेश के तहत नहीं आता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, जो पर्वत हैं वो हमारी जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। उसके बाद लिखिए, उसके बाद मित्र हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर भी मित्र आपने देखा होगा, हमारा ये भारत है, इस तरीके से हमारा भारत है, आपने देखा होगा। ये
इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, मतलब पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व की तरफ क्या है, बंगाली खाड़ी है, पश्चिम की तरफ क्या है, अरब सागर है, और साथ में हिंद महासागर है। मतलब मेरा यह है कि जो हिंद महासागर का ही पार्ट बंगाली खाड़ी है और अरब सागर है, ये भी हिंद महासागर भी भारतीय जलवायु को बहुत प्रभावित करता है। जब हिंद महासागर अधिक, या जब स्थल लैंड हमारा जो दक्षिण का प्रायद्वीप भारत है, यहां पर अधिक गर्मी पड़ती है, तो यहां पर क्या होता है, निम्न वायुदाब पैदा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशनों में हिंद महासागर अपनी तरफ से ठंडी और जल भरी हवाओं को प्रायद्वीप भारत की तरफ भेज देता है और वर्षा कर देता है। तो ये हिंद महासागर है, वह भी हमारी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर पर क्या है आपके, चक्रवात, साइक्लोन। आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आ गया, जिससे उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल का तट बहुत प्रभावित हुआ। एक उड़ीसा का एक नगर है गोपालपुर, बंगाल की खाड़ी में कोई भी चक्रवात आए, वो आकर के वहां गोपालपुर के पास में आकर के अवश्य टकराता है। तो मेरा मतलब यह है कि जो साइक्लोन होते हैं वह भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे भारत में अधिकांश जो चक्रवात होते हैं वो सबसे अधिक आते हैं, वो बंगाली खाड़ी की तरफ आते हैं, उसके बाद अरब सागर में आते हैं, और सबसे कम हिंद महासागर में आते हैं। अगर साइक्लोन वाला ये सीरीज पूछ लीजिए तो आप बता सकते हैं। उसके बाद मित्र देखेंगे आप, फिफ्थ नंबर पर पवनें होती हैं। पवनें मित्र ये भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। कैसे डालती हैं बता चुका हूं। जैसे आपने देखा होगा एक कंडीशन कि वही वाली कि जब स्थल लैंड गर्म हो जाता है तो लो प्रेशर बन जाता है, तो महासागरों से हवाएं स्थल की ओर चलने लगती हैं, मतलब लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं, और वहां पर वर्षा करती हैं। हवाएं चलती हैं तो मौसम को प्रभावित करती हैं और वहां पर वर्षा करने लगती हैं। उसके बाद देखेंगे मित्र आप, जेट धाराएं। जेट धाराएं जेट धाराएं मित्र, जेट धाराएं क्या होती हैं, जो वायुमंडल में चलने वाली, पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में चलने वाली बहुत तीव्र गति से हवाएं होती हैं। क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पर जब हमारा सूर्य मकर रेखा की ओर चला जाता है नीचे, मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह इधर की तरफ सूर्य चमकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ऊपर से नॉर्थ पोल से जो हवाएं होती हैं वो नीचे खिसक आती हैं। उनकी जो पेटियां होती हैं, वायु की पेटियां होती हैं, वो नीचे खिसक आती हैं। उसमें से एक पश्चिमी जेट होती है जो भूमध्य सागर से आती है। कहां से आती है? भूमध्य सागर से आती है, और वह आकर के हमारे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के पास जो भी पर्वत है उनसे आकर टकरा जाती है। तो उसकी एक धारा उत्तर की ओर निकल जाती है, एक धारा भारत की में प्रवेश कर जाती है। क्या होता है कि जो जेट धारा है वह जो मध्य एशिया से आ रही थी, भूमध्य सागर से होकर के जल लेकर के, तभी तो आपने देखा होगा गर्मियों के समय में भारत में वर्षा होती है। जब आम बौराने लगते हैं, आम पर फूल आने लगता है, उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होती है ये आम की फसल के लिए। उत्तर भारत में ये बहुत लाभदायक होती है। या तो गर्मी के समय में वो जेट पवनें एक्टिव हो जाती हैं और भारत में वर्षा कर देती है, तो वो लाभदायक होती है। तो जब वो जेट पवनें होती हैं वो भूमध्य रेखा से जल लेकर के आती हैं, भूमध्य सागर से जल लेकर के आती हैं। उनमें से वो जो आती हैं तो एक धारा के रूप में आती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास आकर पर्वत से टकराने के कारण वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो आपको चीन मीन की तरफ चली जाती है कुल्लू होते हुए, और एक आपकी हिमालय से टकरा करके भारत में प्रवेश कर जाती है। तो ये जेट धाराएं भी हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। मेरा मतलब ये है। देखिए उसके बाद एल नीनो और ला नीनो। देखिए मित्र, अल नीनो और ना नीनो। अल नीनो एक प्रशांत महासागर में जो दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, चिली और पेरू,
के पास चलने वाली गर्म जलधारा है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में विशेष डिटेल से बताऊंगा मैं। लेकिन इफेक्ट के रूप में बता रहा हूं कि ये भी हमारी देश की जलवायु को प्रभावित करती है। जब ये जलधारा, जो एल नीनो जलधारा है, ये पेरू के पास से होकर गुजरती है, ये गर्म जलधारा है, तो इससे क्या होता है, भारतीय मानसून पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अक्सर आपने एल नीनो लानिनो को न्यूज़पेपर में सुना होगा। जबकि लानिनो जब एक्टिव होती है तो भारत के लिए पॉजिटिव इसका इफेक्ट रहता है, अच्छा मानसून का संकेत होता है। तो मित्र, जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मैंने आपको आज बताए। नेक्स्ट वीडियो में इसके 3 से 4 पार्ट बनाऊंगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आप इसे अध्ययन करेंगे, शुरू से आज से इसका अध्ययन करेंगे, तो बगैर मेरी वीडियो को स्किप किए हुए तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। मित्र, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि आप मेरे साथ शिद्दत से जुड़ जाइए। ज्योग्राफी का आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। तो आज के लिए ही मित्र इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लाइमेट का सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा। इससे पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।